जापान उन दिनों राष्ट्रवाद का अड्डा था बहुत बड़ा। हुआ यह था कि 1905 में जापान ने रसिया को हरा दिया था। जापान किसको हरा गया? आप यदि वर्ल्ड मैप उठा के देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी नहीं, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी तो वर्ल्ड मैप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जापान में ले दे के 4 टापू है, छोटा सा देश है, 4 टापू बने हुए हैं बस ऊपर नीचे, और कुछ ही नहीं उसके अंदर। और रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना, रसिया से टूट के 16 देश अलग हो गए, फिर भी रसिया सबसे बड़ा देश है। तो आप देख लो जब वो 16 भी उसके साथ में थे तो रसिया कितना बड़ा देश रहा होगा। आप और नोटिस करना कभी, जापान के लोग एकदम छोटे छोटे होते हैं, है ना, इतने से होंगे, पीले पीले से, आंखें मीची मीची सी एकदम, वैसे होते हैं सारे के सारे। रसिया वालों को देखो डाकी होते हैं यूं, और लड़कियों की हाइट मिलेगी 6'1", 6'2", ये वहां महिलाओं की हाइट मिल जाएगी, तो पुरुष तो डाकी टाइप का होता है। जापान वाले छोटे छोटे, वो इतने लंबे लंबे छोटे छोटे से आदमी एकदम। जापान छोटा सा देश, रशिया इतना बड़ा देश, उसके बावजूद जापान रशिया को हरा गया। तो केवल राष्ट्रवाद के दम पर ही तो शामिल है। तो 1905 में डायलॉग था कि जापानी बोनों ने रूसी भालू को हरा दिया। जापानी बोने बोने लोग छोटे, जापानी बोनों ने किसको हरा दिया? रूसी भालू को हरा गए। वो ये भालू जैसे बड़े बड़े हैं, थुल थुल बदन के घूम रहे हैं इधर उधर, इनको कूट गए जापान वाले। तो जापान में उनमें उन दिनों राष्ट्रवाद की भावना बड़ी जोरदार थी, और उन दिनों नहीं, जापान में राष्ट्रवाद की भावना आज भी बड़ी जोरदार है। आप देख लो 4 टापू है, जिनमें 2 टापू अमेरिका ने बर्बाद कर दिए, हिरोशिमा नागासाकी, परमाणु डाल के बर्बाद कर दिए, है ना, कि मतलब परमाणु डालने का मतलब था पूरे शहर बर्बाद, और अगले 50 साल तक आपके जो भी बच्चे पैदा होंगे बीमार होंगे, कोई ना कोई, किसी के पैरालाइज होगा, कोई कमजोर होंगे, किसी के एकदम हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, कोई वैसे शरीर से कमजोर हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। उसके बावजूद जापान दुनिया की विश्व शक्ति है। मैं कहता हूं भारत पे ऐसे कोई परमाणु पड़ जाए तो अपने तो हार मान लेंगे, भगवान बहस अब हो गया वो, अब 1000 साल तक हम तो उठने का वापस भी नाम नहीं लेंगे। वो देश देख लो कितना जल्दी वापस उठ गया, तो दुनिया की विश्व शक्ति में शामिल हो गया। पर आप जापान के बारे में ऐसे किससे पढ़ लोगे कि एक ट्रेन 2 मिनट लेट हुई और जापान के रेल मंत्रालय ने माफी मांगी कि कल हमने आपका 2 मिनट का बहुमूल्य कीमती समय बर्बाद किया। उसके लिए जापान का रेल मंत्रालय अपने रेल यात्रियों से माफी मांगता है और टिकट के पैसे वापस देता है। एक अपने 9:15 बजे टिकट खिड़की पे जाके पूछते हैं 9 वाली कितनी बजे आएगी, क्योंकि अपने को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 9 वाली 9:15 तक तो नहीं आई। 15 मिनट का तो मार्जिन अपने घर से लेके चलते हैं, अब तक तो आई नहीं है, 9:20 9:25 पे आएगी तो पूछ लेते हैं कब तक आएगी। वो हम, मेरे एक मित्र हंसते हैं कि मुझे एक बार दिल्ली से लखनऊ आना, तो 9 बजे की ट्रेन थी, तो मैं यार उस दिन एकदम एंड टाइम पर ही पहुंचा, 8:56-57 पर पहुंचा। अब मेरे दिमाग में ये था कि यार 5-7 मिनट तो ट्रेन लेट होगी, तो 9:10 तक भी आएगी तो अपने पहुंच जाएंगे। पर मैं जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचा, उधर से घोषणा हुई कि दिल्ली से लखनऊ जाने वाली ट्रेन नंबर इतने इतने इतने, प्लेटफॉर्म नंबर इतने 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 पर आ रही है। और मैं जैसे तैसे करके संदूक बंदूक लेता हुआ वहां उतरा, और उतर के पास में एक भैया और को खड़े थे। मैंने कहा अरे यार बचा लिया, आज तो टाइम पे आ गए यार, इंडियन रेलवे को क्या हो गया यार, इतना ऑन टाइम चल रहा है, मैं तो आज 5 मिनट भी लेट होता तो यार ट्रेन निकल जाती। तो उसने वापस जो यात्री करा, तो उसने कहा कब की आपकी ट्रेन? मैंने कहा आज की, यही है। उसने कहा ये तो कल वाली आ रही है, 24 घंटे ये 24 घंटे लेट चल रही है। आप आज वाली का पता करो, देखे, है ना, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लेट होगी, आराम से बैठो यार, मूंगफली वूफली खाओ। और आप और नोटिस करो, मतलब अपने भी कोई जल्दबाजी नहीं होती। मतलब आज दिन तक भारतीय रेल यात्रियों ने इस बात को लेकर कभी प्रदर्शन नहीं किया कि ट्रेन टाइम पर नहीं आती। अपने लगता है भाई जल्दी जाके क्या करना है, बैठे हैं आराम चले जाएंगे। ट्रेन अपने लिए अपने आप में एक पिकनिक स्पॉट है, तो आराम से धीरे धीरे मूंगफली खाते खाते चलेंगे यार, क्या लेना देना है आपने। ये बात आप उनके बारे में ऐसा सुनते हैं जापानियों के। अभी थोड़े दिन पहले था कि फीफा के वर्ल्ड कप में जापान का मैच हुआ, और मैच होने के बाद जापानियों ने पूरे स्टेडियम की सफाई की। जितने भी कचरे वचरे, दर्शक भी डाल गए थे तो वो भी उन्होंने बेचारों ने उठाया कि नहीं यार, जापान के दर्शक आए होंगे या कोई भी देश के दर्शक आए होंगे, कुछ रह गया, खिलाड़ी या जापान के जो भी दर्शक आए थे उन्होंने सारा कचरा बिना बार डस्टबिन में डाल के गए। नहीं भाई, कचरा यहाँ पे नहीं डाल सकते। आपने लगता है यार अब कचरा घर पे लेके जाए या डस्टबिन में हम डाल के आए, इसके लिए सफाई कर्मचारी होने चाहिए। फिर यदि हमने साफ करना शुरू कर दिया, फिर सफाई कर्मचारी क्या करेंगे? बेरोजगार नहीं हो जाएंगे? तो हम यूं भले आदमी है जी, अपने सबके बारे में सोचते हैं अपने। तो मैं विकास जी इस बार रसिया गए, तो इस बार हमें गाइड मिल गए गुजराती भैया। तो हमेशा तो क्या गाइड को इंग्लिश वाला मिलता है, इंग्लिश वाला गाइड मिलता है तो फिर कम ही बोलना पड़ता है ना, बोलचाल की संभावना ज्यादा होती नहीं, बस सोच सोच के बोलना पड़ता है। तो मरने दे रहे कौन बोले अपने, ठीक है जितना बताएगा उतना ठीक है, उतना सुन लेंगे, अपनी तरफ से कोई सवाल पूछते नहीं। गुजराती भैया मिल गया था, अपने उससे खूब सारे सवाल पूछ लिए। और गुजराती भैया को रहते हुए वहां 20 साल हो गए। भैया MBBS करने गए थे, पर भैया को जल्दी वहां समझ में आ गया बात मामला,
कि यार एमबीबीएस तो होती रहेगी, तो एमबीबीएस की डिग्री जैसे तैसे ली, एमबीबीएस में कोई लड़की देखी उन्होंने, रशियन लड़की देखी, उससे शादी कर ली, वहीं शिफ्ट हो गए। तो और भैया का मामला सही, भाभी जी एकदम यूं गुजराती बोले, सू साथ हाथ सू करे एकदम पूरा। यार तुम्हारे वाला मामला सही है एकदम। टाबर ये छोटे छोटे दिवाली की आरती गायन। और भैया कहे यार मेरे तो फैमिली भी अब यही रशिया शिफ्ट कर लूंगा, यहाँ रशिया रहता हूँ। फिर भैया ने वो एमबीबीएस करी रखी थी, दवाइयों का बिजनेस कर लिया उधर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। साथ में टूरिस्ट वाला गाइड ले लिया, ये टूरिस्ट वाला जो लाइसेंस होता है ये ले लिया, 2-4 गाड़ियां ले ली। तो मैं साथ में टूरिस्ट को घुमाने काम कर लेता हूँ। उधर वाले में लॉकडाउन लगे तो इधर वाला चल जाए, इधर वाले में लगे तो उधर वाला चल जाए, अपना मैनेज रहता है मामला। वाइफ डॉक्टर है, तो भैया के वहां उधर ठीक चले। तो भैया को हमने थोड़ा यूं यहाँ से फोन करवाया होता किसी का, तो भैया ने कहा यार आपके साथ मैं गाइड नहीं भेजूंगा, आपके साथ मैं खुद चलूँ, मैं गाड़ी मैं ड्राइव कर लूंगा यार, वरना एक ड्राइवर भेजना पड़ेगा, गाइड भेजना पड़ेगा, घर के आदमी और मैं ही चलता हूँ। तो यार ठीक है भैया, हम कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो भाई ये चीज ये क्यों है, ये चीज ये क्यों है। तो इस बार हमें कोई पीटर्सबर्ग से 400 किलोमीटर आगे टापू पड़ता था, केरेलिया केरेलिया नाम करके। कह यार वहां लेके चलते हैं, वहां पे नदी भी है, वहां पे पहाड़ भी है, ग्रीनरी ग्रीनरी थोड़ी है, वहां लेके चलेंगे, आप ले चलो। तो जंगल के अंदर लेके गए 400 किलोमीटर दूर को। एक दिन वहां चिड़ियाघर वगैरह नहीं, सफारी वगैरह, जू सफारी, जंगल सफारी थी, वो घुमा घुमा के वापस लाए। तो दूसरे दिन आया, हम आराम से आता ही करते करते इधर उधर की बातें करते करते आए। तो पता नहीं कोई मेरे हाथ में कोई टिश्यू पेपर था, तो टिश्यू पेपर में यूं करता 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 करता, अपनी आदत है गाड़ी से नीचे फेंकने की, तो अपने शीशा किया उसका डाउन, और शीशा डाउन करके मैं जैसे फेंकने लगा, ओ भैया अरे 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 मत फेंकना, पर इतने में अपने हाथ से निकल गया, और उसने हाथ में हाथ गाड़ दिया, वो माथा पकड़ के बैठ गया। अरे मैं क्या, उसने कहा यार ये कागज बार क्यों फेंका। यार टिश्यू पेपर था भैया, खराब था। और भैया कैसे क्या, उन्होंने कहा यार यहाँ कचरा बाहर नहीं फेंकते। मगर हाँ यार सुना हुआ तो मेरा ही कि विदेशों में से कचरा बाहर नहीं फेंकते। और मैं भी यार शहर में तो ध्यान रखता हूँ, मॉस्को वॉस्को में उधर घूमता हूँ तो मैं जेब में ही डाल लेता हूँ, आगे फेंक दूंगा कहीं पे। फिर ये तो जंगल है, बस बियावान जंगल, ना बंदा ना बंदे की जात यार यहाँ पे, तो यहाँ क्या फर्क पड़ता है। उसने यार कैमरे होते हैं, कैमरों में आ जाएंगे। मगर यार भैया देखो इतना माहौल मत बनाओ, यहाँ कैमरे भी नहीं है। ऐसा यार आप मुझे डायलॉग में सुनाओ। उन्होंने कहा हाँ यार लकीली यहाँ पे कैमरे नहीं है इसलिए बच गए, कैमरे होते तो 50,000 का चलाना लगता, तो मैं तो दोबारा कोई यात्री को बिठाने जैसा ही नहीं रहता। और फिर कैमरे नहीं भी होना तो भी प्लीज मत फेंकना। क्यों कि मान लो पीछे से कोई रशियन की गाड़ी आती हुई और उसने यदि हमें कचरा फेंकते हुए देख लिया, ओटे करके आगे लगाएगा, तीनों को नीचे उतर के कूटेगा। और यदि आपने उसने देख लिया कि रशियन नहीं है तो और ज्यादा कूटेगा। इनको लगता है कि यार ये बाहर वाले लोग हमारे देश को आगे खराब करते हैं। तो मैं लगा यार अच्छा इतना भी तुम ध्यान रखते हो क्या। मगर एक अपना देश जिंदाबाद है, इस मामले में कोई अपने ध्यान ज्यादा नहीं देते। उसके बाद भाई साहब अपने जो हाथ में डाल के घूमता रहा, वो कूट काट जाए कहीं पे, सर्दी में हार्ड तोड़ के छोड़ जाए, क्या मतलब है ना। आजकल वीडियो और वायरल हो जाते हैं फटाफट, है ना। रशिया में पिटाएगा इंडियन को, इधर को शकल और बिचान जाए, वो फिर अपने वाले चंद्र पर क्या हुआ राजवीर के साथ रशिया में। अपने बर्बाद हो जाएंगे भाई साहब, तो उसे ध्यान रखा। तो भाई राष्ट्रवाद कोई भी देश अपने शासन व्यवस्था से महान नहीं बनता, कोई भी देश नागरिकों से महान बनता है। ये जापान ने वाकई सीखा है कि जापान के अंदर ये चीजें आपको खूब देखने को मिलेगी। ये जापान के अंदर ही तो अपने इससे किस्से सुनने को मिलते हैं कि जूतों की कंपनी में जो मजदूर थे उन्होंने कहा कि हमें तनख्वाह बढ़ाई जाए, मालिक ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो उन्होंने हड़ताल कर दी कि हम हड़ताल करें। तो उसने कहा कर दो हड़ताल, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा तुम्हारी। तो उन्होंने एक पैर का जूता बनाना शुरू कर दिया, 7 नंबर का राइट जूता, 8 नंबर का राइट जूता, 9 नंबर का राइट जूता। अब मालिक की क्या काम है, एक पैर का जूता तो काम आ ही नहीं सकता। तो मालिक ने फाइनली बात मान ली और उनकी तनख्वाह बढ़ा दी, तो उन्होंने दूसरे पैर के बना ली, काम तो चला। एक अपने हड़ताल का मतलब है बंद, चक्का जाम। और केवल अपनी फैक्ट्री नहीं, मान लो मैं जूतों की फैक्ट्री में काम करता हूं तो मुझे केवल जूतों की फैक्ट्री बंद नहीं करवानी, आसपास वाला पूरा वैसा। और अपने को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि रोडवेज की बस का एक ही काम है, जलाना उसको। मतलब जब तक 2-4 की रोडवेज बस की नहीं जलाएंगे तब तक सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रेंगती है। जबकि विदेशों में हड़ताल वगैरह भी बहुत नॉमिनल, बहुत अलग तरीके से हड़ताल वगैरह की जाती है। तो जापान में राष्ट्रवाद की बात थी, इसलिए केसरी सिंह जी ने कहा कि हमें बच्चों को इंग्लैंड नहीं भेजना, बच्चों को कहां भेजना है, उनको मेयो कॉलेज में नहीं पढ़ाना, कहां पढ़ाना है, उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ानी, कहां पढ़ाना है,